हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर पढ़े थे, क्लास 12 का पहला चैप्टर। और चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। 5 पार्ट जो है में जो है वो वीडियो बना हुआ है और सारा 5 पार्ट अपलोड हो चुका है। आप लोग उसको देख लिए होंगे। जो पूरा 5 पार्ट को ठीक से देखे होंगे उसमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ पूरा चैप्टर को समझाने का हम प्रयास किए हैं। तो अगर आप लोगों में से अगर कोई उन 5 पार्ट को देख लिए होंगे तो आज के क्लास में आप लोगों को मजा आ जाएगा। आज का क्लास है ऑब्जेक्टिव के, यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी संभावित ऑब्जेक्टिव हो सकता है एग्जाम के लिए, वो सारे ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग आज इस जो है कि वीडियो में, अर्थात ये हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 6 में जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो 2009 से लेकर के 2024 तक में जो हड़प्पा सभ्यता से क्लास 12 में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, उसमें से सबसे ज्यादा उसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, यानी प्रीवियस ईयर का, यानी 2009 से लेकर के 2024 तक जितने भी हड़प्पा सभ्यता से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, वो आपका 1 नंबर से जो है ये आपका 22 नंबर तक जो है, ये 22 नंबर तक वो प्रश्न है। यानी 2009 से लेकर के 2024 तक में जितने भी हड़प्पा सभ्यता से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो 1 से 22 तक है। यही सारा प्रश्न जो है ज्यादातर रिपीट होकर के एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चनों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, तकरीबन 70-80 ऑब्जेक्टिव बनेगा इस चैप्टर से। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। खैर, स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है, अगर एग्जाम में पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार, ये स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए उनमें सबसे जो बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वो मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो जो है ये एक नियोजित नगर था। मोहनजोदड़ो जो है एक नियोजित नगर के रूप में बसा हुआ मिला है। और मोहनजोदड़ो जो शहर था ये 2 भागों में बटा हुआ मिला है। एक जो है ये जो ईटा का जो है आधार बना करके उसके ऊपर में ये शहर बसा हुआ था। तो ये ऊंचाई पर एक जो है बड़ा होता था लेकिन इसके नीचा होता था, यानी कि एक छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर होता था। मिला है एक जो है बड़ा है और नीचे मिला है, ऐसा अनुमान है। अच्छा, इसको ना पश्चिमी टीला कहा जाता है। ये वाला जो है इसको पश्चिमी टीला कहा जाता है, इनको पश्चिमी टीला कहा जाता है। और इस साइड वाले को पूर्वी टीला कहा जाता है। पश्चिमी टीला को दुर्ग या गरी भी कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, पश्चिमी टीला को दुर्ग या गरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूर्वी टीला को निचला शहर कहा जाता है, क्योंकि इस पश्चिमी निचला शहर कहा जाता है क्योंकि ये जो है पूर्वी टीला पश्चिमी टीला की तुलना में थोड़ा नीचे हुआ करता था। ये ज्यादा सुरक्षित जगह था, ये कम सुरक्षित जगह था। तो इसलिए अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो के इस वाले हिस्से में पश्चिमी टीला अर्थात दुर्ग या गरी वाले हिस्से में पुरोहित वर्ग के, यानी उस समय जो शासक वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग रहते होंगे, वो इस एरिया में रहते होंगे, है ना, क्योंकि ये इसकी अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित जगह था और इसमें जो है सामान्य वर्ग के लोग रहते होंगे। तो अब जो मोहनजोदड़ो का अब जो विशाल स्नानागार मिला है, तो ये विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। अगर एग्जाम में ये पूछ लेगा कि ये जो मोहनजोदड़ो मिला है ये पश्चिमी टीला से मिला है पूर्वी टीला से, तो आप याद रखिएगा ये पश्चिमी टीला से मिला है। मतलब दुर्ग या गरी वाले क्षेत्र में जो है विशाल स्नानागार मिला है। और ये विशाल स्नानागार जो है इसका आकार आयताकार था, है ना, इसका आकार जो है वो आयताकार था, ईंटों का बना हुआ था। और जो है और ये विशाल स्नानागार की लंबाई जो है अगर एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा 12 मीटर, चौड़ाई पूछ ले तो याद रखिएगा 7 मीटर, और गहराई या ऊंचाई पूछ ले तो याद रखिएगा 2.5 मीटर, है ना। तो लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, गहराई 2.5 मीटर। कैसा आकार का है? आयताकार। किस चीजों का बना हुआ था? ईंटों का बना हुआ था। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता में कहां पर मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो कैसा नगर है? तो नियोजित नगर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो नगर जो है वो 2 भागों में विभाजित मिला है, एक का नाम पश्चिमी टीला, एक का नाम पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को दुर्ग या गढ़ी कहा जाता है, पूर्वी टीला को निचला शहर। ये पश्चिमी टीला पूर्वी टीला की अपेक्षा अधिक सुरक्षित जगह था, इसलिए अनुमान है कि इस टीले में जो है पुरोहित वर्ग के लोग रहते होंगे और निचली टीला में जो है सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। और जो है
इस विशाल स्नानागार में जो है पानी की व्यवस्था जो है वो कुओं से था, और एक जो है नाली का निर्माण भी किया गया था कि इस जलाशय से जो है पानी, विशाल स्नानागार से पानी बाहर जाता था। तो ऐसा अनुमान है कि विशाल स्नानागार का उपयोग जो है अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा, है ना। अनुष्ठानिक जो है स्नान के लिए इस विशाल स्नानागार का प्रयोग किया जाता होगा। तो आपको इस स्नानागार के बारे में पूरा क्लियर हो गया। तो आप याद रखिएगा विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है, अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न यह है कि लोथल कहां पर है ना। लोथल कहां पर है, देखिए लोथल जो है गुजरात के अंदर है। आप लोगों को मैंने पहले वाले वीडियो में पढ़ाया हूं कि हड़प्पा सभ्यता में तकरीबन 1500 से 2000 स्थल मिला हुआ है, उसमें से अधिकतम स्थल जो है वो भारत के अंदर मिला है ना। सबसे ज्यादा स्थल जो है वो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तकरीबन, ऐसे तो आप 1000 याद रखिए कि 1000 भारत के अंदर में, और पाकिस्तान के अंदर में जो है वो 500 के लगभग स्थल मिला है, और अफगानिस्तान के अंदर में जो है, अफगानिस्तान के अंदर जो है 2 स्थल मिला है। अब 1000 और 500 ये इतना याद तो रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में 2 गो मिला है, एक का नाम सोतुघई, एक का नाम क्या बेटा, सोतुघई, और एक का नाम है मुंडी काक, है ना। सोतुघई और मुंडी काक, ये 2 जो है अफगानिस्तान का साइड है। अफगानिस्तान में मिले हड़प्पा सभ्यता का ये दोनों साइड है, एक सोतुघई और दूसरा मुंडी काक। भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इतने सारे स्थल है, तो इतने सारे स्थलों का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण स्थल है वो सारे इस वीडियो में आज कवर हो भी जाएगा। अब जो है, तो एग्जाम में अगर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो है कितने देशों में मिला वर्तमान समय में, वो कितने देशों में वो जगह पड़ता है, तो 3 देशों में, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहां पर मिला, तो सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता का स्थल भारत के अंदर है। सबसे कम हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहां से मिला है, तो वो अफगानिस्तान से मिला है। कितने साइड है, 2, पहला सोतुघई, दूसरा का नाम मुंडी काक है। अब एग्जाम में अगर आपसे पूछे, यहां पर प्रश्न है 2 नंबर में कि लोथल किस राज्य में है। अब देखो लोथल किस राज्य में है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, क्लास 12 के दृष्टिकोण से लोथल बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे आप याद रखिएगा, लोथल जो है ये गुजरात के अंदर है। अब गुजरात में कौन कौन से स्थल है, तो गुजरात का स्थल को याद रखने के लिए मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं। आप इस जुगाड़ से गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल पड़ते हैं, है ना। आप जो है ये जुगाड़ से आप, है ना, इस देसी जुगाड़ से जो है आप हड़प्पा, गुजरात में पड़ने वाले हड़प्पा सभ्यता के स्थल को आसानी से याद रख सकते हैं। याद रखिएगा DSLR, ये जो है ना ये कैमरा का प्रकार होता है, आप लोगों में से कई लोग सुने भी होंगे। DSLR ये कैमरा होता है, DSLR है ना, DSLR एक आर अपने से लगा देना है। तो D से हो गया बच्चा धौलावीरा, याद रखना है धौलावीरा, धौलावीरा। S से हो गया सुरकोटदा, सुरकोटदा। L से हो गया लोथल, L से हो गया लोथल। R से हुआ रंगपुर, रंगपुर। और ये R से हो गया रोजदी, है ना, ये R से हो गया रोजदी। तो यानी अगर आप DSLR कैमरा होता है ये, है ना, और DSLR और एक R DSLR, अगर ये याद रखिएगा तो D से धौलावीरा, S से सुरकोटदा, L से लोथल, R से रंगपुर, R से रोजदी। तो ये जो है ये 5 स्थल जो है, ये 5 स्थल कहां का है, तो ये 5 स्थल गुजरात का है ना। तो आप इसको छाप लीजिएगा, याद रखिएगा कि गुजरात के 5 स्थल, उसको कैसे याद रखना है, तो DSLR फिर R, D से धौलावीरा, S से सुरकोटदा, L से लोथल, R से रंगपुर, फिर R से रोजदी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन सब में सबसे बड़ा कौन जगह था, तो धौलावीरा। इन 5 में सबसे बड़ा स्थल जो हड़प्पा सभ्यता का है वो धौलावीरा था। धौलावीरा से ही जल का संचयन का जो है प्रमाण भी मिला हुआ है। खैर अब आगे बढ़ते, देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न था कि लोथल किस राज्य में पड़ता है, तो आपको याद रहेगा कि लोथल कहां पर है, तो लोथल जो है वो गुजरात में है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। आप यहाँ इस प्रश्न पर, तीसरे नंबर वाला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। आपसे प्रश्न अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो आंसर में आप जो है वह मोहनजोदड़ो लिखिएगा, आंसर में मोहनजोदड़ो होगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा भारत में स्थित
भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो इसका आंसर मोहनजोदड़ो टिक नहीं करना है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिला के जितने भी हड़प्पा के स्थल मिला है उसमें सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में जितने स्थल है उसमें से सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। आपको ध्यान रखना है, राखीगढ़ी कहां पर पड़ता है, तो ये हरियाणा के अंदर है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो मोहनजोदड़ो, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो आंसर टिक करना है राखीगढ़ी। यहां पर प्रश्न 3 नंबर में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो आंसर इसका है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे है। देखिए कुछ ऐसे स्थल है जिसका नदी का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है उन सारे स्थलों का नदी का नाम। तो कौन से जो है हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है। देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, ये 4 नंबर की बात हो रही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, एक आपको याद रख लेना है कालीबंगन, और एक याद रखना है चनहुद्रो, और एक याद रखना है रोपर, एक आपका रोपर। ये कुछ है जिसके बारे में है ना, और एक आपको याद रखना है लोथल। ये जो है छो ऐसे जगह है जिसका नदी के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पा, जैसे देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो दिमाग में जो है ना बैठा हुआ रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, तो हड़प्पा जो है हड़प्पा सभ्यता उसको बोलते हैं, तो हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर पड़ता है। किस नदी के किनारे, तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा, ये र है, रो से याद रखिएगा रावी नदी। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे पड़ता है, और सिंधु नदी के किनारे चनहुद्रो भी जो है ये भी सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगन आपसे पूछेगा तो सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे। रोपर पूछेगा जो पंजाब के अंदर है, तो ये आपका सतलज नदी के किनारे, और लोथल पूछेगा जो गुजरात के अंदर है, तो ये भोगवा नदी के किनारे होगा, है ना। लो से लोथल, भो से होता है भोगवा नदी के किनारे। आप नोट कर लीजिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चनहुद्रो भी सिंधु नदी के किनारे, है ना। मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो ये दोनों सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन सरस्वती नदी के किनारे, रोपर सतलज नदी के किनारे, और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ पर 4 नंबर में पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा रावी नदी के किनारे। एग्जाम में है ना कंफ्यूज नहीं होना है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। और ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो ये तीनों जगह कहां पर है, तो ये भी जो है ये हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, कालीबंगन जो है इंडिया में राजस्थान के अंदर पड़ता है, चनहुद्रो जो है ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, रोपर जो है ये इंडिया के अंदर पंजाब प्रांत में पड़ता है, और लोथल जो है ये भी इंडिया के अंदर गुजरात प्रांत में पड़ता है। आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, याद भी रखना है। तो 4 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर पर। ध्यान से केवल आप लोगों को सुनना है, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी में छाप लीजिएगा, ताकि लास्ट टाइम में अभ्यास करें, आप इसका प्रैक्टिस करने में आपको आसानी हो। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऐसा है, जो 5 नंबर है बच्चा, इसका डिस्कशन। हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, आश्चर्य की बात है, लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कौन से धातु का ज्ञान नहीं था, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अभी जो हम लोगों की सभ्यता है प्रेजेंट टाइम का, ये लोहा से भरा पड़ा है। अगर ऐसे करके, अगर ऊपर वाले ने ऐसे करके अगर लोहा को खींच लिया ना, तो बताइए सब कुछ क्या होगा, सब चीज खत्म हो जाए। मतलब जो है ना, ये देश दुनिया जो है
कई हजारों साल जो है पीछे चले जाएगा। यानी हमारे प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो लोहा का बहुत अधिक उपयोग है। और हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, लेकिन उसके पास लोहा नहीं था। लोहा के बगैर वो लोग उतना डेवलप उसका जो है कि कल्चर था, ये आश्चर्य की बात है। तो आपको याद रखना है कि लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यानी कहां के लोगों को? तो हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। और हड़प्पा के लोग जो है ना कांसे का प्रयोग किया करते थे। ये ध्यान रखिएगा, हड़प्पा का लोग किसका प्रयोग करते थे? तो कांसे का प्रयोग करते थे। यानी कांसे के बर्तन का प्रयोग ये लोग ज्यादा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हैं उनमें से अधिकतम स्थल की खुदाई से जो है कांसे का बर्तन अधिक संख्या में मिला है। तो इसलिए यह अनुमान इसलिए जो है इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। वे लोग जो है कांसे का प्रयोग अधिक से अधिक करते थे। इसलिए इस सभ्यता को कैसा सभ्यता कहा जाता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और कांसा कैसे बनता है थोड़ा ये भी याद रख लीजिएगा। कांसा जो है ना ये तांबा से और टीन से, तांबा और टीन से मिलकर जो है कांसा बनता है। इसका ट्रिक आप याद रखिएगा, T+T = K। यानी तांबा और टीन मिलकर के जो है कांसा बनता था। तांबा राजस्थान से मिलता था वो लोगों को, और टीन जो है वो अफगानिस्तान और ईरान के इलाके से लाते थे। तो पहला 5वां पॉइंट का डिस्कशन में याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग अधिक संख्या में कांसे का प्रयोग करता था। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन जो है सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे मैंने पिछले वीडियो में पूरा कंप्लीट जो है कंसेप्ट के साथ बताने का काम किया हूं। आप लोग उसको देखिएगा जाकर के, अगर नहीं देखे हैं तो। वैसे आप हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर स्थल जो है वो सिंधु घाटी के किनारे है ना, किनारे या उसके आसपास मिला है। इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सभ्यता में हड़प्पा जो है वो पहला स्थल था जो लोगों के है ना लोगों के सामने उभर कर आता है। तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसको सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे भी हड़प्पा सभ्यता के कई स्थल प्राप्त हुए हैं। इसको शांति प्रिय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में कहीं से भी युद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए इसको शांति प्रिय सभ्यता भी कहा जाता है ना। और तो इतना बार आपको याद इसके बारे में रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युग की सभ्यता थी। मतलब वो लोग जो है कांसे का बहुत अधिक प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था R.D. बनर्जी। आर मतलब होता है राखल दास, है ना, डी मतलब दास, राखल दास बनर्जी। तो कभी कभी इस तरह से एग्जाम में पूछ देता है। तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। आपको भी याद होगा, है ना, ये जो है ना ये आपका 6 नंबर का है कि अगर एग्जाम में ये पूछे ना कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, देखिए हड़प्पा का खोज जो है ये दयाराम साहनी ने किया था, है ना। हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था 1921 के अंदर में। अगर आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है ये किया था R.D. बनर्जी, है ना। R.D. बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 में, यानी 1 साल के बाद। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अगर एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के 2 आरंभिक स्थल, मतलब 2 को शुरुआत का स्थल। तो सबसे पहले तो चूंकि हड़प्पा खोजा गया तो एक स्थल आपका हड़प्पा बन जाएगा। इसके जस्ट बाद 1921 के बाद 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया, तो दूसरे नंबर में मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछेगा हड़प्पा का खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। कब किया? 1921 में किया। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? R.D. बनर्जी अर्थात राखलदास बनर्जी ने किया। कब किया? 1922 में किया। तो हड़प्पा सभ्यता में मिलने वाला 2 प्रारंभिक स्थल जो है एक आपका हड़प्पा बन जाएगा और दूसरा जो है वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो राखलदास बनर्जी ने किया। अगला नंबर 7 नंबर में है हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया। कब किया? तो 1921 में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ? किसने किया? तो R.D. बनर्जी ने। कब किया? तो 1922 में। और हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? तो
तो दयाराम साहनी ने कब किया? तो 1921 में। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसको स्तूपों का टीला और स्तूपों का टीला, इसको भूत प्रेतों का भी टीला कहा जाता है। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो मोहनजोदड़ो शब्द है ये मोहनजोदड़ो सिंधी शब्द है ना। ये 8वां नंबर में कि जो मोहनजोदड़ो है, ये मोहनजोदड़ो जो है ये कैसा शब्द है? तो ये सिंधी शब्द है, सिंधी शब्द है। और इसका अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसको मोहनजोदड़ो को स्तूपों का टीला भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो को स्तूपों का टीला भी कहा जाता है और इसको प्रेतों का टीला भी कहा जाता है, भूत प्रेतों का टीला भी इसको कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो जो है ना, यहां से सबको जो है ना जलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यहां से सबको जलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जबकि हड़प्पा से सबको दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को स्तूपों का टीला भी कहा जाता है, इसको प्रेतों का भी टीला कहा जाता है, और मोहनजोदड़ो से सबको जलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जबकि हड़प्पा से सबको दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। लिखा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। सिंधु निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का। अभी तुरंत बताए कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे उसको धातु का ज्ञान, कौन सा धातु ज्ञान नहीं था? तो लोहा का। तो वो लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तांबा का प्रयोग करते थे, टीन का करते थे, सोना का करते थे, चांदी का करते थे, उनसे परिचित थे, लेकिन वे लोग लोहा से परिचित नहीं थे। पुरातत्व नहीं है, कौन इसमें है जो पुरातत्व नहीं है? तो पुरातत्व इसमें देखिए सिक्का, अभिलेख, भग्नावशेष, ये सब पुरातत्व है। एग्जाम में ना ये 2 नंबर में प्रश्न बन सकता है कि 4 पुरातत्व के नाम लिखे, तो आप सिक्का, अभिलेख, भग्नावशेष, इसके अलावा आप मृद भांड भी लिख सकते हैं। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, ये सब जो है ना पुरातत्व है, लेकिन जो साहित्य है ये पुरातत्व में नहीं आता है। तो पुरातत्व कौन नहीं है? तो इस चारों में, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी कि ये जो है साहित्य जो है वो पुरातत्व के अंदर नहीं आता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा का खोज कब हुआ? अभी मैंने तुरंत बताया था कि हड़प्पा का खोज 1921 में किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। तो दयाराम साहनी 1921। 12 नंबर में धौलावीरा किस राज्य में है? अभी मैंने आप लोग को बताया था कि गुजरात में स्थित। अगर हड़प्पा सभ्यता के राज्य को याद करना है तो आपको एक ट्रिक याद करना है, DSLR, ये कैमरा का नाम होता है, इसके लास्ट में एक R लगा दीजिए तो DSLR हो जाएगा। D से होता है धौलावीरा, S से सुरकोटदा, L से लोथल, R से जो है रंगपुर और R से होता है रोजदी। तो बताइए धौलावीरा किस राज्य के अंदर है? तो धौलावीरा जो है ये गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर है। गुजरात में ये 5 में से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा धौलावीरा ही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर में मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। आप याद रखिएगा लोभी, यानी लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, चन्हुद्रो सिंधु नदी के किनारे है। तो ये सब आप लोगों को याद भी हो गया होगा। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। भारत पुरातत्व का पिता किसको बोलते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। ये एक अंग्रेज थे और पेशे से इंजीनियर थे, और जो है इसको ही भारत पुरातत्व का पिता कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और चन्हुद्रो दोनों। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? तो कब अगर पूछा है तो यहां पर आपको याद रखना है कि इसका खोज जो है ये 1922 में हुआ था। किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी, जिसको RD बनर्जी बोलते हैं। कालीबंगन कहां स्थित है? तो कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। ये वही कालीबंगन है जहां से जुते हुए खेत का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है, और भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगन राजस्थान के अंदर है, और कालीबंगन से ही जुते हुए खेतों का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, और यहाँ से जो है भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका कालीबंगन। इसके अलावा गोदी का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ? गोदी का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह कहां पर मिला है?
मिला है, तो ये लोथल और सुरकोटदा ये दोनों जगह से जो है बंदरगाह का प्रमाण प्राप्त हुआ है। लेकिन ना एक 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 कंफ्यूजन होता है कि चावल का प्रमाण कहां से मिला है, चावल का प्रमाण कहां से मिला है, बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिला है। पहला चावल का प्रमाण कहां से मिला है, दूसरा बंदरगाह का प्रमाण कहां से मिला है, तीसरा जो है घोड़े की अस्थि को लेकर के भी, घोड़े की अस्थि पंजर को लेकर भी, अस्थि को लेकर, ये तीनों को लेकर के जो है बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कहां कहां मिला है। तो आपको याद रखना है ये गुजरात वाला स्थल DSLRR, डी से धौलावीरा, पीछे मैंने अभी लिख कर दिया हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, धौलावीरा, S से सुरकोटदा, L से लोथल, R से रंगपुर और R से रोजदी। तो आपको याद रखना ये धौलावीरा को छोड़ देना है, धौलावीरा को छोड़ के ये जो सुरकोटदा और लोथल है, इस सुरकोटदा और लोथल, आप यहां ध्यान दीजिए, ये सुरकोटदा और ये लोथल ये दोनों गुजरात का जगह है, यहीं से गोदी का प्रमाण मिला है। गोदी का मतलब होता है बंदरगाह, यानी ये जो ये DSL है ना, तो ये जो SL है सुरकोटदा और लोथल, यहां से जो है, यहां से बंदरगाह, बंदरगाह जिसको क्या बोलते हैं, गोदी बोलते हैं, इसका प्रमाण यहां से मिला है। इसके अलावा जो घोड़े की अस्थि का बात है ना, ये दोनों भी जो है ये सुरकोटदा और लोथल से भी ही प्राप्त हुआ है। तो घोड़े की अस्थि, घोड़े की अस्थि भी कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये भी सुरकोटदा और लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कालीबंगन में भी घोड़े की अस्थि मिला है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में पूछेगा क्या सिंधु घाटी निवासी घोड़े से परिचित थे, तो आंसर में लिखना है कि वो लोग परिचित नहीं थे। अब यहां पर जो है आप कहिएगा कि सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगन, यहां से जो है कि घोड़े का अस्थि मिला है, और सबसे ज्यादा कहां से मिला है, तो वो सुरकोटदा से मिला है। जब भी एग्जाम में घोड़े की अस्थि रहे और सुरकोटदा ऑप्शन रहे, तो सुरकोटदा में आपको टिक करना है। यदि ये तीनों जगह पर घोड़े की अस्थि मिला है, तो फिर हड़प्पा वासी जो है घोड़े से परिचित क्यों नहीं थे, तो और सारे जगह पर नहीं मिला है ना, तो इसलिए यह अनुमान है कि ये लोग जो दूसरे जगह से जो व्यापार वगैरह करते थे, तो वहीं से ये घोड़ा आया होगा, और है ना, तो वही हड्डी है। बाकी यहाँ के लोगों को जो है घोड़ा के बारे में मालूम नहीं था। तो आपको ये DSLR में S और L, S का मतलब सुरकोटदा और L का मतलब लोथल, ये सुरकोटदा और लोथल से बंदरगाह यानी गोदी का प्रमाण मिला है, घोड़े की अस्थि का प्रमाण मिला है। और इसके बाद जो बच जाता है L और R यानी लोथल और रंगपुर, यहीं से जो है चावल का प्रमाण प्राप्त हुआ है, लोथल से और रंगपुर से, ये दोनों, ये भी जो है गुजरात का ही जगह है। तो चावल का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है, तो लोथल और रंगपुर से। बंदरगाह का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है, सुरकोटदा और लोथल से। घोड़े का अस्थि कहां से मिले हैं, सुरकोटदा और लोथल से। इसके अलावा कालीबंगन से, जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से, है ना, एक दो बार सुन लीजिए, उसके बाद इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये चावल कहां से प्राप्त हुआ है, चावल का साक्ष्य लोथल और रंगपुर से। बंदरगाह का, तो बंदरगाह का वो प्रमाण प्राप्त हुआ है लोथल और सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख देवता कौन था, तो आप याद रखिएगा शिव भगवान, है ना। तो पशुपति शिव जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध जो है देवता था। घोड़े का हड्डी कहां से प्राप्त हुआ है, अगर ऑप्शन में सुरकोटदा रहे, तो आप जो है ना सुरकोटदा लिखिएगा। और सुरकोटदा के अलावे अगर सुरकोटदा ऑप्शन में नहीं है, तब जो है आप जो है लोथल भी लिख सकते हैं। सुरकोटदा जो है इसका सही आंसर होगा। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां। ये 22 नंबर तक था। 2019 से लेकर के 2020 तक बिहार बोर्ड में हड़प्पा सभ्यता जो इतिहास का पहला चैप्टर है, उसमें इतने ही प्रश्न अब तक, है ना, रिपीट करके पूछा गया है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। लोथल किस राज्य के अंदर में है, तो लोथल गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, मोहनजोदड़ो। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, राखीगढ़ी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, तो RD बनर्जी ने किया। कब किया, तो 1922 में किया। और हड़प्पा का उत्खनन किसने किया, तो दयाराम सहनी ने किया। कब किया, तो 1921 में। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंधु निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। इनमें से कौन पुरातत्व नहीं है, साहित्य, सिक्का, अभिलेख, भग्नावशेष,
इसका सही आंसर होगा साहित्य जो है ये पुरातत्व में नहीं आता है। हड़प्पा का खोज कब हुआ था? तो 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ये गुजरात का सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल भी है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। भारत पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कलिंगम को। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? 1922 में। किसने किया? राखल दास बनर्जी ने। कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के अंदर स्थित है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होता है। गोदी का प्रमाण कहां से मिला है? लोथल और सुरकोटदा से। ये दोनों जगह कहां पर है? भारत देश के गुजरात राज्य में ये दोनों जगह पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख देवता पशुपति शिव थे। घोड़े का हड्डी कहां से प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा से। अगर ऑप्शन में सुरकोटदा नहीं रहे तो ऑप्शन में अगर लोथल रहेगा तो ये भी आंसर हो सकता है। और इसके अलावा जो है कालीबंगन, ये यहां से भी जो है घोड़े के हड्डी का प्रमाण है, तो आप थोड़ा याद रखिएगा। लेकिन वैसे इसका सही आंसर जो वो सुरकोटदा होगा। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियां होता है। अब आते हैं हम लोग 23 नंबर में। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? आप सबको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है, जैसे ये आपका भारत का एक रफ मैप है ना, ये जो है इंडिया का एक मैप है और ये यहां से जो है ये पाकिस्तान है। आप सबको पता होगा जम्मू कश्मीर में मांदा और यूपी में आलमगीरपुर और उसके बाद जो है बलूचिस्तान में है ना सुतका गेंडोर। तो ये जो है इस तरह से इसको और ऐसे करके, और यहाँ पर महाराष्ट्र में दैमाबाद, इस तरह से अगर मिला दे तो ये आकार बनता है। यही है हड़प्पा सभ्यता का स्थल। इसी बीच में जो है हड़प्पा सभ्यता के तकरीबन सारे स्थल जो है खोजे और ढूंढे गए हैं। इसके अलावे अफगानिस्तान में 2 साइड मिला है, एक का नाम सोतुगई है और दूसरे का नाम मुंडी काक है। तो इस तरह से अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता का आकार को देखें तो इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल कितना है? आपको पता होगा पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल इसका लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। हल से जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? तो हल से जुते हुए खेत का प्रमाण जो है वो काली बंगन से प्राप्त हुआ है। काली बंगन का अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियां होता है। कांसे की नर्तकी का मूर्ति कहां से मिला है? तो कांसे की नर्तकी का मूर्ति जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो में जो है 10 मीटर चौड़ा जो मेन सड़क था ना वो 10 मीटर चौड़ा था, जिसको राजपथ कहा जाता था। और मोहनजोदड़ो से सबको जलाने का साक्ष्य मिला है। और दाढ़ी वाला जो एक आदमी मिला है, मनुष्य मिला है, वो भी जो है मोहनजोदड़ो से ही मिला है। हड़प्पा टीले का उत्खनन 1826 में किसने किया? देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसी को कोई मालूम न था। सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसेन ने जो है मेसेन का नजर इस ओर गया था। तो हड़प्पा टीले का उत्खनन 1826 में सबसे पहले किसने किया? तो चार्ल्स मेसेन जो है इसका सही आंसर होगा। चार्ल्स मेसेन ने। हड़प्पा सभ्यता किस भाग में विकसित है? तो आप देख सकते हैं ये जो है ना ये उत्तर दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो उत्तर और पश्चिम, ये दक्षिण वाला हिस्से में नहीं है। तो उत्तर और पश्चिम, तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि पश्चिमोत्तर दिशा में, यानी भारत के जो है पश्चिमोत्तर दिशा में जो है पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर दिशा में जो है हड़प्पा सभ्यता विकसित थी। पश्चिमोत्तर दिशा में जो है हड़प्पा सभ्यता विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो प्लस जो है हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर की दूरी पर था। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर पड़ता है और हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर पड़ता है। ये दोनों पाकिस्तान का ही स्थल है। और ये दोनों के बीच की दूरी जो है वो 483 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए उनमें सबसे ज्यादा बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो को माना गया है, उसी में कमोबेश हड़प्पा भी है। इसलिए यह अनुमान है कि ये दोनों जो है उस सभ्यता का राजधानी रहा होगा। तो एक व्यक्ति था उसका नाम था पिग्गट, है ना। तो पिग्गट महोदय के अनुसार जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों इसकी जुड़वा राजधानी
रहा होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसको कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को और हड़प्पा को। भारत में पुरातत्ववेत्ता विभाग की स्थापना कब हुआ? तो भारत में पुरातत्ववेत्ता विभाग की स्थापना हुआ था 1861 में। इस विभाग का काम था पुरातत्व से संबंधित जानकारी जुटाना, अर्थात भारत के अंदर में वैसी चीजें जो धरती के नीचे दफन हो गया है, जिसका इतिहास किसी को मालूम नहीं है, उसके बारे में पता करना है ना, उसके बारे में जो है जानकारी को जुटाना, ये पुरातत्व विभाग का काम होता है। और इस विभाग की स्थापना भारत में 1861 में हुआ। तो इस तरह से 30 ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 31 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 31 नंबर में है पुरातत्व किस भाषा का शब्द है। जैसे अभी हम लोग देखा था ना, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। पुरातत्व जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। चंद्रद्रो किसका उत्पादन केंद्र है? मनका का। देखिए मनका बनाने का केंद्र जो है ना, 2 जगह का। एक तो मनका बनाने का अगर केंद्र पूछेगा ऐसे, तो इसका जो आंसर है मनका बनाने का केंद्र का, इसका जो पहला आंसर है ना वो चनहुद्रो बनेगा। चनहुद्रो जो पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट में पड़ता है, चनहुद्रो। लेकिन इसका मनका बनाने का कुछ साक्ष्य जो है ना लोथल से भी प्राप्त हुआ है। अब ध्यान रखिएगा कि कुछ साक्ष्य जो है लोथल से भी प्राप्त हुआ है मनका बनाने का। इसके अलावा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन है? तो सबसे विशिष्ट पुरातत्व पुरावस्तु जो है वो मुहर को माना जाता है। हड़प्पा कालीन नहर का प्रमाण कहां से मिला है? सोतुघोई से मिला है। यानी जो अफगानिस्तान के अंदर एक साइट पड़ता है सोतुघोई, वहां से नहरों का प्रमाण मिला है। तो इससे यह अनुमान है कि हड़प्पा वासी जो है ना वो नहर का उपयोग करता था खेतों में सिंचाई करने के लिए। तो नहर का प्रमाण कहां से मिला है? तो नहर का प्रमाण जो है वह सोतुघोई से मिला है। हाजा पक्षी किसको बोलते हैं? तो हाजा पक्षी मोर को बोला जाता है। और नाविकों का देश किसको बोलते हैं? मेलुहा को। ये मेलुहा कोई और नहीं, जो मेसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामिया का जो मुहर मिला है, तो उसका मुहर तो बेलनाकार होता है। हड़प्पा सभ्यता का मुहर तो वर्गाकार था, है ना। तो वो मेसोपोटामिया का कुछ मुहर मिला, उसके ऊपर में जो ना मेलुहा शब्द वर्णित था। और ये मेलुहा का जो है ऐसा अनुमान है कि ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि मेलुहा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता ही है। तो मेलुहा जो है ना ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो नाविकों का देश किसको बोलते हैं? तो मेलुहा को। हड़प्पा सभ्यता का काल, देखिए हड़प्पा सभ्यता का काल को लेकर के विद्वानों में भी एक मत नहीं है। विद्वानों में भी इस बात को लेकर के मतभेद है, हड़प्पा सभ्यता का काल को लेकर के। सर जॉन मार्शल के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता का काल जो है वह 3250 से लेकर के 2750 बीसी बताया जाता है। यह जॉन मार्शल का काल है। इसके अलावा एक व्हीलर है, इस साहब का कहना है कि 2500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी ये हड़प्पा सभ्यता का काल है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक विधि होता है कार्बन 14 विधि, एक वैज्ञानिक विधि है। इसके अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का काल बतलाया गया है, यह बताया गया है 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, है ना। 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी ये हड़प्पा सभ्यता का काल बतलाया गया है। ठीक है। तो और जो है ये जो है ना, इसके अलावा एनसीईआरटी क्लास 12 का जो हिस्ट्री है उसके अनुसार अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी जो है ये वर्णन किया हुआ है। तो खैर, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्य है ये व्हीलर साहब का और कार्बन 14 विधि जो है, इसके द्वारा जो ये 2500 से लेकर 1750 बीसी ईसा पूर्व का बात किया है। तो ये जो है सबसे सर्वमान्य काल है। अधिक विद्वानों का मत जो है इसी काल को लेकर के है। तो हड़प्पा सभ्यता का काल वैसे तो क्लियर नहीं है, लेकिन आप जो है ना 2500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी से लेकर के आप 1750 बीसी यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व आप याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया हूं कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन है, पश्चिमी स्थल कौन है, उत्तरी और दक्षिणी कौन है। देखिए हड़प्पा सभ्यता अगर बात करें तो सबसे पूर्व में पड़ता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये पड़ता है यूपी के अंदर में। और सबसे उत्तर में पड़ता है मांदा, ये जम्मू कश्मीर के अंदर में है। और इसके बाद एक पड़ता है सुतका गेंडोर जो सबसे पश्चिम में है, सुतका गेंडोर, है ना। गेंडोर ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर में है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। और सबसे दक्षिण में पड़ता है दैमाबाद
और ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ये महाराष्ट्र के अंदर। तो सबसे पूर्वी पूछेगा तो आलमगीरपुर, सबसे उत्तरी पूछेगा मांदा, सबसे पश्चिमी पूछेगा सुतका गेंडोर, सबसे दक्षिणी पूछेगा दैमाबाद। तो ये इसका यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? तो आलमगीरपुर। रोपर किस नदी के किनारे है? तो रोपर सतलज नदी के किनारे है। अभी मैंने बताया था कहां पर पड़ता है ये रोपर? पंजाब के अंदर में। चंद्रद्रोह किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का दो आरंभिक स्थल, तो एक हो जाएगा हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, है ना। हड़प्पा सभ्यता का दो आरंभिक स्थल पूछेगा, तो एक का नाम हड़प्पा, एक का नाम मोहनजोदड़ो। और ये दोनों स्थल कहां पर है? तो पाकिस्तान के अंदर। प्रेतों का टीला या स्तूपों का टीला किसे बोलते हैं? तो मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसको प्रेतों का टीला या स्तूपों का टीला भी कहा जाता है। दाढ़ी वाले मनुष्य की मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर मोहनजोदड़ो। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो ही था। शवों को जलाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। शव को दफनाने का हड़प्पा से। कांसे का दर्पण हड़प्पा में मिला। लकड़ी का हल, ध्यान दीजिएगा, जोता हुआ खेत जो है वो कालीबंगन से मिला है। लकड़ी का हल पूछेगा तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा से ना लकड़ी का बना हुआ एक कब्र मिला है जिसके ऊपर RS-37 लिखा हुआ था, यानी इसको RS-37 बोला जाता है। तो ये अगर पूछेगा ना RS-37 क्या है, तो ये कब्र है। किसका बना हुआ कब्र है? तो लकड़ी का बना हुआ एक कब्र है, इसको RS-37 कहा जाता है। ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भूकंप का साक्ष्य कहां से मिलता है? कालीबंगन से मिलता है। मिट्टी के बने हुए हल कहां मिले हैं? बनावली से। देखिए बनावली जो है ना, ये हरियाणा के अंदर है। जैसे मैंने आप लोगों को बतलाया अभी कि गुजरात के जो स्थल याद रखने के लिए DSSLR शब्द का ये ट्रिक लगाइएगा। और उसी तरह से हरियाणा में कौन कौन स्थल है, इंडिया के अंदर हरियाणा में कौन कौन स्थल है, इसको याद करने के लिए जुगाड़ है, वो आप याद रख सकते हैं मिस्टर बीबी, है ना। तो इससे आपको याद रह जाएगा। एम से होता है मिथातल, मिथाथल, मिथातल होता है मिथातल। और आर से हो गया राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। बी से बनावली और बी से होता है भगवानपुरा। तो भगवानपुरा। तो इस प्रकार से आप ये चारों जो है, ये चारों आपका हरियाणा का स्थल है। मिस्टर बीबी, मिथातल, राखीगढ़ी, बनावली और भगवानपुरा। तो ये चारों जो है हरियाणा का है। और हरियाणा में जो राखीगढ़ी ये है हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित जितने भी स्थल है उनमें से सबसे बड़ा स्थल। और ये बनावली है जहां से मिट्टी के बने हुए हल प्राप्त हुए हैं। आग में पकी ईटा को टेराकोटा कहा जाता है। पशु में सबसे अधिक जो है ना पूजनीय जो था वो एक कुबर वाला सांड था। और भगवान में सबसे अधिक जो है वो शिव भगवान। प्रमुख फसल कौन था इन लोगों का? तो गेहूं और जौ। जैसा साक्ष्य के आधार पर ये लोग अनुमान भी लगाया है कि गेहूं और जौ जो है हड़प्पा निवासियों का जो है एक प्रमुख फसल था। और नगर को कौन सी पद्धति पर बनाया गया था? तो नगर को जो है ग्रिड पद्धति पर जो है कि तैयार किया गया था। तो यह जो है 57 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। देखिए वैसे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 नंबर से अगर आपका मन नहीं याद करने करता है तो 1 से 22 नंबर तक याद कर लीजिए। क्लास 12 का एग्जाम का प्रश्न जो है वो तो आपका मैक्सिमम बन जाएगा। ये 57 तक हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 57 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब 58 नंबर में है कि चावल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? चावल का साक्ष्य जो है ना ये लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुआ था। बंदरगाह का साक्ष्य कहां से मिला? तो लोथल और सुरकोटदा से मिला है। घोड़े का अस्थि पंजर कहां से मिला? सुरकोटदा और लोथल से। और ये कालीबंगन से। देखिए इसमें अगर हम कालीबंगन को छोड़ दे तो ये सारा जगह कहाँ का है? गुजरात का है। तो मैंने अभी आप लोगों को ट्रिक बताया था DSLRR। डी से होता है धोलावीरा, एस से सुरकोटदा, एल से लोथल, रंगपुर और रोजदी। ये सुरकोटदा और लोथल ये जो दो जगह है, यहां से जो है क्या मिला है? यहां से सुरकोटदा और लोथल से जो है यहीं से पर बंदरगाह का प्रमाण मिला है। यहीं से जो है देखो सुरकोटदा और लोथल, ये घोड़े का अस्थि पंजर, ये घोड़े का अस्थि पंजर यहां से प्राप्त हुआ है। और एल और आर यहां से जो है लोथल और रंगपुर यहां से क्या मिला है? तो यहां पर से जो है चावल का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो आप इस ट्रिक से इसको याद
रख सकते हैं। तो चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल और रंगपुर से। बंदरगाह का साक्ष्य लोथल और सुरकोटदा से। घोड़े का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है? सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगन, यहाँ से अस्थि पंजर मिला और बाकी कहीं से नहीं मिला। इसलिए अनुमान है कि व्यापारी लोग जो इस घोड़े को लेकर यहाँ पर आए होंगे तो ये यहाँ रह गए होंगे, जो है उसका ये अस्थि पंजर मिल गया, बाकी और सब स्थलों से नहीं मिला है। तो इससे यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा निवासी जो है वो घोड़ों से परिचित नहीं थे। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि किधर है ना, कौन साइड से? जैसे अभी जो हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं हिंदी या रोमन लिपि अंग्रेजी, ये बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखा जाता है, लेकिन हड़प्पा लिपि जो है ना ये दाईं से बाईं और लिखी जाती थी। हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा वासी जो है तांबा प्राप्त करते थे कहां से? हड़प्पा वासी तांबा प्राप्त करते थे राजस्थान से, है ना, राजस्थान से। और इसके अलावा तांबा, और एग्जाम पूछेगा टीन कहां से प्राप्त करते थे? तो टीन प्राप्त करते थे अफगानिस्तान और ईरान से, है ना, अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कहां से प्राप्त करते थे? तो सोना प्राप्त करते थे मैसूर से। ये मैसूर कहां पर पड़ता है? ये भारत में ही कर्नाटक के अंदर है, यहां से ये सोना प्राप्त करते थे ये लोग, ऐसा जो है कि अनुमान है। और इसके अलावा जो है सोना और इसके अलावा जो चांदी है ये लोग प्राप्त करते थे अफगानिस्तान और ईरान के एरिया से, है ना, अफगानिस्तान और ईरान के एरिया से। यानी हड़प्पावासी जो है तांबा कहां से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पावासी तांबा राजस्थान से। आयात की जाने वाली अगर पूछेगा वस्तु, हड़प्पावासी कौन कौन से वस्तुओं का आयात करते थे? तो तांबा, टीन, सोना, चांदी या लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न, हड़प्पावासी तांबा कहां से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पावासी जो तांबा है वो राजस्थान से प्राप्त करते थे, याद रखिएगा, राजस्थान। गुजरात के 5 स्थल के नाम DSLRR, इसका मतलब हुआ धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर और रोचदी। डी से नोट कर लीजिएगा आप लोग, डी से धौलावीरा, एस से सुरकोटदा, एल से लोथल, आर से रंगपुर और आर से रोजदी। हरियाणा का 4 स्थल पूछेगा, याद रखिएगा, मिस्टर BB, एम से मिथातल, आर से राखीगढ़ी, बी से भगवानपुरा और बी से जो है बनावली। ये 4 जो है हरियाणा का हो गया। बड़े नगर की संज्ञा कितने नगर को मिला है? हड़प्पा सभ्यता में वैसे बहुत सारे नगर ढूंढे गए, खोजे गए, लेकिन उनमें से बड़े नगर की जो संज्ञा मिला है 6 नगर को मिला है बड़े नगर की संज्ञा। बड़े नगर की जो संज्ञा है वह टोटल 6 नगरों को बड़े नगर की संज्ञा मिला है, जिसमें से जो है ना 3 जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर 3 है, और जो है ना इंडिया के अंदर जो है, इंडिया के अंदर 3 है। पाकिस्तान में 3 कौन है? पहला तो बच्चा हड़प्पा, पहला याद रखिएगा हड़प्पा, दूसरा गनवारी वाला, और तीसरा जो है मोहनजोदड़ो, है ना, तीसरा मोहनजोदड़ो। ये तीनों जो है पाकिस्तान का बड़ा बड़ा, इन तीनों को बड़े नगरों की पाकिस्तान में संज्ञा मिला है। इंडिया के अंदर में राखीगढ़ी, कालीबंगन और धौलावीरा, कालीबंगन और धौलावीरा, धौलावीरा यानी राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर, कालीबंगन राजस्थान के अंदर, धौलावीरा गुजरात के अंदर। हड़प्पा गनवारी वाला पाकिस्तान के पंजाब के अंदर और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर। यानी ये 6 है, ये हड़प्पा, गनवारी वाला, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगन और जो है धौलावीरा, ये 6 जो है नगर है जिनको जो है बड़े नगरों की, ये हड़प्पा स्थल है जिसको बड़े नगरों के संज्ञा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, पशुपति शिव के चारों ओर कौन कौन से पशु थे? पशुपति जो शिव है उसके चारों ओर कौन कौन से पशु थे? अभी हम लोग पढ़े पीछे कि हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख देवता था वो शिव जी थे, और उसके जो चारों ओर थे कौन कौन पशु थे? देखिए इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, कौन कौन पशु थे? तो BB है जी, है ना, BB है जी, ये आप याद रखिएगा। इससे वह बी से होता है, बी से BB है जी, BB है जी, बी से हो गया बाघ, बी से हो गया भैंसा, और H बाघ हो गया, भैंसा हो गया, H से हो गया हाथी, और जी से घोड़ा नहीं लिखना। देखिए घोड़ा का इसको तो आइडिया ही नहीं था। जी से जो है गेंडा होगा, जी से जो है गेंडा होगा, है ना, तो गेंडा होगा। तो भैंसा और गेंडा याद रखिएगा, भैंसा और गेंडा जो है, भैंसा और गेंडा जो है, जैसे पशुपति मान लीजिए शिव का यह मूर्ति है, तो भैंसा और गेंडा जो है बाईं तरफ था, है ना, तो बाईं तरफ जो है, बाईं तरफ जो है
ये भैंसा और गेंडा ये दोनों जो है ये बाईं तरफ में था, और बाघ और हाथी का जो चित्र है ये दाईं तरफ था, है ना। बाघ और हाथी जो है ये दाईं तरफ है, और गेंडा और भैंस जो है ये बाईं तरफ है ना। भैंसा जो है भैंस है, नहीं भैंसा ही है, भैंसा। तो भैंसा और गेंडा जो है ये बाईं तरफ है, और बाघ और हाथी जो है ये दाईं तरफ था। और बीच में क्या था, बीच में जो है ना एक हिरण है, जिसका तुलना जो है पशुपति शिव से किया गया है। तो एक हिरण भी है। तो इस तरह से देखिए तो 5 हो गया। बी से बाघ, बी से भैंसा, एच से हाथी, जी से गेंडा, और एच से जो है आप याद रख लीजिएगा हिरण भी। एच से हिरण भी, तो बी है जी, बाघ, भैंसा, एच से हाथी, एच से हिरण, जी से गेंडा, यानी ये 5 पशु जो है उसके अंदर है। तो पशुपति शिव के चारों ओर कितने पशु हैं, चारों ओर जो है एक एक करके है, बाईं और 2 गो है, दाईं और 2 गो है, तो 4 गो हुआ। और पशुपति शिव की तुलना हिरण से किया गया है, तो इसलिए जो है तो यहाँ पर 4 पशु पूछ रहा है, बाकी हिरण भी उसके अंदर था। तो यहाँ पर ये प्रश्न देखिए लिखा है, पशुपति शिव के मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं। बोलिए बाघ तो है ही, हिरण भी है, भैंसा भी है, क्या नहीं है, तो सांड नहीं है। तो ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी में हुआ था। किसने स्थापना किया था, तो उसका नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने जो है, विलियम जोन्स जो औकर है, विलियम जोन्स जो है 15 जनवरी 1784 ईस्वी को कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया। इसका संबंध भी ना पुरातत्व से ही है। इसका भी जो संबंध है इसका भी संबंध जो है पुरातत्व की खोज से ही है। इसका भी उद्देश्य था पुरातत्व के बारे में ही जो है जानकारी जुटाना। पतन का सबसे प्रभावी कारण, अब 67 नंबर में आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रभावी कारण। ऐसे हड़प्पा सभ्यता के कई कारण जो है माना गया है पतन का। विदेशी आक्रमण माना गया है, बाढ़ माना गया है, और सुनामी भूकंप माना गया है। इसके अलावा जो है महामारी बीमारी वगैरह माना गया है। लेकिन जो सबसे प्रभावी कारण है कौन सा है, तो बाढ़ को जो है ये सबसे प्रभावी कारण, और अधिक विद्वान जो है बाढ़ को लेकर के ही सहमति में है। यानी कि वैसे तो पतन का कारण को लेकर के विद्वानों में भी मतभेद है, सारे विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन ज्यादा विद्वानों का जो कहना है वो बाढ़ के बारे में है कि बाढ़ से जो ये हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ होगा। आयात की जाने वाली वस्तु कौन कौन सा है, तो तांबा आयात किया जाता था, टीन आयात किया जाता था, सोना आयात किया जाता था, और चांदी जो है आयात की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का लिपि कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का लिपि जो है वह भव चित्रात्मक लिपि थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या था, नगर नियोजन, यानी जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता का नगर बसा था वो इसका जो है प्रमुख विशेषता था। व्यापार मुख्यतः किस मार्ग द्वारा होता था, तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार जो है ना जल मार्ग के द्वारा मुख्य रूप से होता था। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, तो हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। पशुपति शिव के मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है, बाघ, हिरण, भैंसा, सांड, तो आंसर होगा सांड। लिपस्टिक, काजल और कंघा, इसका प्रमाण कहां से मिला है, तो इसका प्रमाण जो है चनहुद्रों से मिला है। ये सारे चीज का जो प्रमाण है ये चनहुद्रों से प्राप्त हुआ है, और भारत के स्थलों में पूछेगा तो लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से जो है ये 74 ऑब्जेक्टिव हड़प्पा सभ्यता का कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से जितने भी संभावित ऑब्जेक्टिव हो सकते थे एग्जाम के लिए वो मैंने आपको करा दिया। आप इस सारे 74 ऑब्जेक्टिवों को नोट कर लीजिएगा, है ना, और जो है समय समय पर इसका अभ्यास करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगला पार्ट 7वें पार्ट में मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ।